सेक्शन 6 रिवोकेशन हाउ मेड। सेक्शन 6 बताता है रिवोकेशन कैसे किया जा सकता है। अ प्रपोजल इज रिवोक्ड फर्स्ट बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय प्रपोजर टू अदर पार्टी। कैसे पहले तो रिवोक कर सकते हैं, रिवोकेशन के नोटिस को कम्युनिकेट कर दो अदर पार्टी को। सेकेंड, बाय लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस, और इफ नो टाइम इज सो प्रिस्क्राइब्ड बाय लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। तो सेकेंड पॉइंट क्या बता रहा है, कैसे प्रपोजल रिवोक हो सकता है, जो उस प्रपोजल में एक्सेप्टेंस के लिए टाइम प्रिस्क्राइब्ड है ना, वो लैप्स हो जाता है, उतने टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आई है, या फिर कोई टाइम प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं है प्रपोजल में एक्सेप्टेंस के लिए, तो रीजनेबल टाइम के लैप्स के बाद। थर्ड, बाय फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। कोई एक्सेप्टेंस के लिए कोई कंडीशन प्रेसिडेंट थी जिसको एक्सेप्टर ने नहीं फुलफिल किया, तो ये प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। जैसे कि प्रपोजर ने कंडीशन लगा दी उसके प्रपोजल में कि है ना, अगर आपको मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करना है तो आपको 1,00,000 रुपए मुझे मेरे बैंक में जमा कराने होंगे ऐसा, और एक्सेप्टर ने वो कंडीशन फुलफिल नहीं की, तो यहाँ पर प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। सेक्शन 4, बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। तो जो है प्रपोजर मर गया है या इंसेन हो गया है, अगर उसके डेथ या इंसैनिटी का फैक्ट एक्सेप्टर के पास आ जाता है एक्सेप्टेंस से पहले, मतलब एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस दे रहा है, उससे पहले उसको ये पता पड़ जाता है कि जो प्रपोजर है वो या तो मर गया या इंसेन हो चुका है, तो प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस उसने दे चुका है और उसके बाद उसे पता पड़ता है कि प्रपोजर जो है वो डेड हो गया या इंसेन हो गया है, तो उसके बाद प्रपोजल रिवोक नहीं होता। तो सेक्शन 6 में 4 तरीके बताए हुए हैं कि कैसे रिवोकेशन होता है। तो इसमें सबसे पहला तरीका है कम्युनिकेशन देना, रिवोकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय प्रपोजर टू अदर पार्टी, प्रपोजर के द्वारा दूसरी पार्टी को नोटिस दे देना उसके कम्युनिकेशन का कि मैं रिवोक कर रहा हूँ, ये था पहला। दूसरा, जो प्रपोजल में एक्सेप्टेंस के लिए टाइम प्रिस्क्राइब्ड है वो लैप्स हो गया, या फिर कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं है तो रीजनेबल टाइम लैप्स हो गया। तीसरा, एक्सेप्टर जो है वो कंडीशन प्रेसिडेंट को फुलफिल करे, तो एक्सेप्टर जो कंडीशन प्रेसिडेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो भी प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। चौथा और आखिरी है कि जो प्रपोजर है वो या तो डेड हो गया है या इंसेन हो गया है, और एक्सेप्टर के पास इस बात का नॉलेज आ गया है एक्सेप्टेंस देने से पहले। अब सेक्शन 7, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। In order to convert a proposal into a promise, the acceptance must first be absolute and unqualified. Second, be expressed in some usual and reasonable manner. Unless the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted. If the proposal prescribes a manner in which it is to be accepted and the acceptance is not made in such manner, the proposer may within a reasonable time after the acceptance is communicated to him, insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise, but if he fails to do so he accepts the acceptance. तो सेक्शन 7 बोलता है कि प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट होने के लिए एक्सेप्टेंस को पहली बात तो एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट बोल रहा है वो कोई यूजुअल और रीजनेबल मैनर में एक्सप्रेस होना चाहिए एक्सेप्टेंस को, ठीक है। अनलेस जो है प्रपोजल ही प्रिस्क्राइब कर देती है मैनर जिसमें उसे एक्सेप्ट किया जाना है। अगर प्रपोजल जो है उसमें प्रिस्क्राइब किया हुआ है मैनर जिसमें उसे एक्सेप्ट किया जाना है और एक्सेप्टेंस उस मैनर में नहीं होता है, तो जो प्रपोजर है वो रीजनेबल टाइम के अंदर
एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेट जो उसको हो जाती है उसके बाद उसके रीजनेबल टाइम के अंदर वो इंसिस्ट कर सकता है कि उसका जो एक्सेप्टेंस है, उसका जो प्रपोजल है, वो प्रिस्क्राइब मैनर में ही एक्सेप्ट किया जाए और दूसरी तरीके से नहीं। लेकिन अगर प्रपोजर ऐसा नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि उसने एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया। ये था सेक्शन 7। सेक्शन 8, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। सेक्शन 8 किस बारे में है? एक्सेप्टेंस कंडीशंस परफॉर्म करके या कंसिडरेशन रिसीव करके। परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ अ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस विच मे बी ऑफर्ड विथ अ प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। तो इधर बोला गया है प्रपोजल की कंडीशंस का परफॉर्मेंस कर दो आप, तो ये एक्सेप्टेंस है। ये पहली बात। दूसरी बात, प्रपोजल के साथ कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस ऑफर की गई है, उसके लिए कोई कंसिडरेशन का एक्सेप्टेंस कर लेना, ये भी प्रपोजल का एक्सेप्टेंस है। तो पहली बात क्या है, प्रपोजल की जो कंडीशंस है उसका परफॉर्मेंस कर दो, तो ये प्रपोजल का एक्सेप्टेंस है। दूसरी बात, प्रपोजल के साथ कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस ऑफर की गई है, उसके कंसिडरेशन का एक्सेप्टेंस, ये भी प्रपोजल का एक्सेप्टेंस है। सेक्शन 9, promises express and implied. Section 9, promises express and implied. In so far as the proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express. In so far as the proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied. तो सेक्शन 9 बहुत इजी है। प्रॉमिस एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। जब जहाँ पर प्रपोजल या एक्सेप्टेंस किसी प्रॉमिस का वर्ड्स में होता है तो उसे हम एक्सप्रेस बोलते हैं। जहाँ पर प्रपोजल या एक्सेप्टेंस वर्ड्स के अलावा होता है तो हम उसे इम्प्लाइड बोलते हैं। अब यहाँ पर सेक्शन 10 आ गया है। वॉट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। सॉरी, खांसी है। All agreements are contracts if they are made by free consent of the parties, competent to contract, for a lawful consideration, with a lawful object, and not hereby expressly declared to be void. ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दिख रहा होगा 5 पॉइंट हो रहे हैं, पांचों को मैंने अंडरलाइन कर रखा है कि कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये पांचों पॉइंट में जो आ रहे हैं वो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहली बात तो फ्री कंसेंट हो, दूसरी बात पार्टीज कंपीटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तीसरी बात लॉफुल कंसिडरेशन हो, चौथी बात लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, पांचवी बात एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो उस एग्रीमेंट को। तो ये पांचों जो टाइप के में जो आ रहे हैं वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वापस से, कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? जब वो फ्री कंसेंट से हो, पार्टीज कंपिटेंट हो, दूसरा, तीसरा लॉफुल कंसिडरेशन हो, चौथा लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, पांचवा एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर्ड ना हो। सेक्शन 11, हु आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। Every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject, and who is of sound mind and is not disqualified from contracting any law to which he is subject. सेक्शन 11 क्या बोल रहा है? कौन कौन होते हैं कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? तो इसमें बोला गया हर पर्सन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो मेजॉरिटी की एज का है उस लॉ के अकॉर्डिंग जिसके वो सब्जेक्ट है। मोस्टली ये 18 साल ही होती है। और जो साउंड माइंड का है दूसरा, और तीसरी बात जो कि लॉ के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालिफाइड नहीं है। ये तीनों कैटेगरी वाले लोग
कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। सेक्शन 12, व्हाट इज अ साउंड माइंड फॉर पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग? A person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it, he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interests. सेक्शन 12 बोलता है कि क्या साउंड माइंड होता है कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस के लिए। तो इसमें पहले बोला गया है, एक पर्सन को कह रहे हैं हम साउंड माइंड का तब होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के पर्पस के लिए जब वो कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, तब वो केपेबल है अंडरस्टैंड करने के लिए उसको, और एक रैशनल जजमेंट उसके इंटरेस्ट पे क्या इफेक्ट होगा इस बारे में रैशनल जजमेंट फॉर्म करने के लिए वो केपेबल है। तो इसे हम मानेंगे कि ये बंदा साउंड माइंड का है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। इसका दूसरा पॉइंट है, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। एक पर्सन जो कि यूजुअली अनसाउंड माइंड का है लेकिन ओकेजनली वो साउंड माइंड का है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो साउंड माइंड का है। इसी का उल्टा अगले पॉइंट में, एक पर्सन जो यूजुअली साउंड माइंड का है बट ओकेजनली अनसाउंड माइंड का है, तो वो तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब वो अनसाउंड माइंड का है। इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। अ पेशेंट इन अ ल्यूनेटिक असाइलम हु इज एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड में मेक कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल्स। इजी है, समझाने की बात नहीं। A sane man who is delirious from fever or who is so drunk that he cannot understand the terms of a contract or form a rational judgment as to its effect on his interests cannot contract while such delirium or drunkenness last. सेक्शन 13 कंसेंट डिफाइंड। सेक्शन 13 में कंसेंट डिफाइंड किया गया। 2 or more persons are said to consent when they agree upon same thing in same sense. 2 और मोर पर्सन को बोलते हैं वो कंसेंट तब कर रहे हैं जब वो एग्री करते हैं सेम थिंग पे सेम सेंस में। इसे कंसेंसस एड इडम भी बोलते हैं। सेक्शन 14, फ्री कंसेंट डिफाइंड। तो इसे हम कंसेंसस एड इडम भी बोलते हैं। सेक्शन 14, फ्री कंसेंट डिफाइंड। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री when it is not caused by। तो कंसेंट फ्री तब बोलते हैं जब ये सेक्शन 14 में 5 पॉइंट्स बता रखे हैं, इनसे वो कॉज नहीं हुई हो, इन 5 पॉइंट से, तब वो कंसेंट फ्री होती है। अगर इन 5 में से किसी एक भी पॉइंट से वो कंसेंट कॉज हुई हो तब वो फ्री कंसेंट नहीं होती है। फर्स्ट, कोअर्जन एज डिफाइंड इन सेक्शन 15। सेकेंड, अनड्यू इन्फ्लुएंस एज डिफाइंड इन सेक्शन 16। Third, fraud as defined in section 17. Fourth, misrepresentation as defined in section 18. Fifth, mistake subject to provisions of section 20, 21, 22. Consent is said to be free when it is not caused by, first, coercion as defined in section 15. Second, undue influence as defined in section 16. Third, fraud as defined in section 17. Fourth, misrepresentation as defined in section 18. Fifth, mistake subject to provisions of section 20, 21 and 22. तो इन 5 चीज़ों से जब कंसेंट आ रही है तब कंसेंट फ्री नहीं होती। इसका शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, CUFMM। C फॉर कोअर्जन, U फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस, F फॉर फ्रॉड, M फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन, फिर अगला M फॉर मिस्टेक। कोअर्जन दिया हुआ है 15 में, अनड्यू इन्फ्लुएंस दिया हुआ है 16 में, फ्रॉड दिया हुआ है 17 में, मिसरिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है 18 में, मिस्टेक दिया हुआ है 20, 21 और 22 में। कंसेंट इज सेड टू बी सो कॉज्ड व्हेन इट वुड नॉट हैव बीन गिवन बट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सच कोअर्जन। अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक कंसेंट को कहते हैं कि वो ऐसे कॉज हुई है जब वो नहीं दी जाती
जब तक कि अगर वो कोअर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक अगर नहीं हुआ होता तो वो कंसेंट नहीं दी जाती। अगर ऐसा सीन है तो हम बोलते हैं कंसेंट इनकी वजह से दी गई है, कंसेंट इज सो कॉस्ट। Section 15 coercion. Section 15 coercion defined. Coercion is committing or threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code 45 of 1860, or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with intention of causing any person to enter into an agreement. तो सेक्शन 15 कोर्जन को कैसे डिफाइन कर रहा है? कोर्जन होता है कमिट करना या कमिट करने के लिए थ्रेटन करना कोई भी ऐसा एक्ट जो आईपीसी से फॉरबिडन है, या फिर अनलॉफुली डिटेन करना, या फिर डिटेन करने के लिए थ्रेटन करना कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी पर्सन के प्रेजुडाइज में, इस इंटेंशन से कि वो पर्सन उस प्रॉपर्टी के चक्कर में एग्रीमेंट में आ जाए, ये होता है कोअर्जन। वापस से, कोअर्जन होता है कमिट करना या कमिट करने के लिए थ्रेटन करना कोई भी ऐसा एक्ट जो आईपीसी से फॉरबिडन है, या फिर अनलॉफुली डिटेन करना या डिटेन करने के लिए थ्रेटन करना कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी पर्सन के प्रेजुडिस में, इस इंटेंशन से कॉज करने के लिए कोई भी पर्सन, ताकि वो पर्सन एग्रीमेंट में आए। एक्सप्लेनेशन. इट इज इमटेरियल वेदर इंडियन पीनल कोड इज और इज नॉट इन फोर्स इन प्लेस वेयर कोर्जन इज एम्प्लॉयड। हाँ, तो इसमें एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने ऐसी जगह पे कोर्जन कर दिया है जहाँ पर इंडियन पीनल कोड अप्लाई नहीं होता, वो कहीं पे भी हो कोर्जन ही माना जाएगा, उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, वॉइडेबल मानेंगे। इलस्ट्रेशन. ए ऑन बोर्ड एन इंग्लिश शिप on the high seas causes B to enter into an agreement by an act amounting to criminal intimidation under the Indian Penal Code. A जो एक इंग्लिश शिप पर है, जो हाई सीज पे है, वो बी को कॉज करता है कि एग्रीमेंट में आने के लिए ऐसा एक्ट करके जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन माना जाएगा इंडियन पीनल कोड में। ए आफ्टरवर्ड बी को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कलकत्ता में सू करता है। ए ने कोअर्जन एम्प्लॉय करा है, भले ही उसका एक्ट इंग्लैंड के लॉ के हिसाब से ऑफेंस ना हो, और भले ही सेक्शन 1506 आईपीसी का उधर वहाँ पर उस टाइम और प्लेस पे एप्लीकेबल ना हो, फिर भी हम मानेंगे कि ए ने कोअर्जन एम्प्लॉय किया है और ए जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करा सकता।